हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 14 और 15 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश में डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मांडू। मांडू जो है वो धार जिले के अंदर आता है। पहला जो आपका एक स्टैटिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मांडू कहाँ है, आपका धार जिले में है। पॉइंट क्लियर है। तो धार जिले के अंदर आपका डायनासोर एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ आपकी जो पर्यटन मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर के द्वारा किया गया है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर बात आई है आपके मांडू की, तो थोड़ा सा धार जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये पर्यटन मंत्री जो हैं आपकी उषा ठाकुर, इनके द्वारा मांडू में एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो है ये देश का बताया है कि ये देश का ऐसा पहला आधुनिक फॉसिल पार्क है जहां डायनासोर के रहन सहन, खान पान और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी के साथ ही पार्क में रखे डायनासोर के 24 अंडे और अन्य फॉसिल पर्यटकों को देखने के लिए मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर जो डायनासोर के अंडे हैं वो भी प्रदर्शन के लिए रहेंगे लोगों के। फॉसिल पार्क में डायनासोर के अंडे और बड़े पत्थर रखे गए हैं जिन्हें बाजना पत्थर भी कहते हैं। ये एक स्टैटिक जीके, देखिए एमपीपीएससी के हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बाजना पत्थर, बट पटवारी और एमपी की जो अदर पुलिस कांस्टेबल एसआई वगैरह की जो एग्जाम होती है उसमें इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पॉइंट क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा मांडू की बात हुई है तो अब धार जिले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, धार जिले की अगर बात की जाए तो परमार वंश की ये राजधानी रहा है और आपके जो राजा भोज हैं, राजा भोज ने इसको अपनी राजधानी बनाया था 11वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, राजा भोज का जो शासनकाल रहा है वो 11वीं शताब्दी में रहा है और उसी समय पे इन्होंने उसको अपनी राजधानी बनाया था। पॉइंट क्लियर है। अब राजा भोज की अगर बात की जाए तो कुछ स्पेशल कामों में एक इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था वो इन्होंने धार नगरी के अंदर आपका एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी जिसको भोजशाला नाम दिया था। पॉइंट क्लियर है। और यहीं पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो संस्कृत विद्यालय की अगर बात की जाए तो किस परमार राजा ने स्थापित किया था धार जिले में, तो ये स्थापित किया है आपका राजा भोज ने। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए धार जिले में, अब देखिए पॉइंट सारे आप नोट करते चलिए। पहला पॉइंट, परमार वंश की राजधानी रहा है ये 11वीं शताब्दी में, राजा भोज ने इसको राजधानी बनाया था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो राजा भोज ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी जहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा है और उसी विद्यालय को भोजशाला के नाम से भी जाना जाता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपका जो धार जिले को है वो मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। सोमनाथ आपका कहां है? सोमनाथ है आपका गुजरात में। ठीक है, तो मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? आपके धार को। पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो फोर्थ पॉइंट है आपका कि धार जिले में मूर्ति कला से संबंधित एक बहुत ही फेमस स्टूडियो है जिसका नाम है फड़के स्टूडियो। पॉइंट क्लियर है। तो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो ये आपका है धार जिले के अंदर। पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो फिफ्थ पॉइंट में है आपका अमझेरा। अमझेरा धार जिले में एक जगह है जहां से आपके राजा बख्तावर सिंह जो हैं वो 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इन्होंने लड़ाई लड़ी अमझेरा क्षेत्र से। पॉइंट क्लियर है। तो इनको याद रखेंगे, राजा बख्तावर सिंह का संबंध कहां से है? अमझेरा से। और अमझेरा कहां है? आपका धार जिले के अंदर आता है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आपका धार जिले की एक और फेमस चीज है बाघ की गुफाएं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? आपके धार जिले में पाई जाती है। पॉइंट ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं कहां पाई जाती हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिखिए और बताइए कि उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो
धार जिले में एक अभ्यारण्य जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो आपका है खरमोर पक्षी के लिए। वहाँ पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है जिसका नाम है सरदारपुर अभ्यारण्य। पॉइंट क्लियर है? तो सरदारपुर अभ्यारण्य, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। सरदारपुर अभ्यारण्य पहली चीज तो कहाँ पर है, तो आपका धार जिले में है। और किस चीज के लिए फेमस है, तो खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो आपका जो एक पर्यटन स्थल है जिसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी, आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मांडू, जहां पर अभी 13 फरवरी से यहाँ पर मांडू उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम क्या रखी गई है, जिसकी थीम रखी गई है खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ। पॉइंट क्लियर रहेगा? मैंने आपको पहले भी बताया है अभी 2-3 दिन पहले ही कि 13 फरवरी से इसका आयोजन किया जाना है, तो ये अभी चल रहा है और इसकी थीम है खोजने में खो जाओ, और ये मांडू में आयोजित किया जाता है हर साल, ठीक है, मांडू महोत्सव के नाम से। इस बार इसका उद्घाटन जो है वो किया है आपके दत्ती गांव ने। दत्ती गांव जो है वो आपके उद्यम मंत्री हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो मांडू में आपको एक चीज जो याद रखनी है कि इसको आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट बात की जाए तो आपका जो पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आपका धार जिले के अंदर आता है। तो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो ये धार जिले के अंदर, जिसको भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 पॉइंट, भारत का डेट्रॉइट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? पीथमपुर को। पीथमपुर किस जिले के अंदर आता है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इंदौर नहीं बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? कहां पर है ये? धार जिले में, ठीक। और ये पीथमपुर जो है ये आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और ऑटोमोबाइल्स की बहुत सारी इंडस्ट्री होने के कारण ही इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट एक जगह है जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, तो उसी से संबंधित इसको भी भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी धार जिले में है। पॉइंट क्लियर है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका धार जिले में। और एक पॉइंट आपकी बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा धार के किले का निर्माण करवाया गया है 14वीं शताब्दी में। पॉइंट क्लियर रहेंगे? 2 शताब्दियों के बारे में आप बिल्कुल माइंड में क्लियर रहिए कि धार को अपनी राजधानी 11वीं शताब्दी में राजा भोज, जो कि परमार राजा थे, उन्होंने बनाया है, और 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने धार का किले का निर्माण करवाया था। पॉइंट क्लियर रहेगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, अभी मांडू की बात की और मांडू में आपका मांडू उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो बात की जाए अगर मांडू में और भी फेमस जगहों की, तो देखिए आपका एक रानी रूपमती का महल, ठीक है, होशंग शाह का मकबरा, हिंडोला महल, जहाज महल और अशरफी महल। ये 5 पॉइंट क्लियर रखेंगे आप माइंड में। रानी रूपमती और बाज बहादुर जो यहाँ के शासक रहे हैं, तो उनकी प्रेम कहानियों से संबंधित ये महल है, उन्होंने अपनी रानी के लिए बनवाया था ये रानी रूपमती महल। फिर उसके बाद की जाए तो होशंग शाह का मकबरा भी आपका धार जिले के अंदर ही, मतलब मांडू में स्थित है। हिंडोला महल आपका मांडू में स्थित है। जहाज महल बहुत ज़्यादा फेमस है, वाई? क्योंकि इसका शेप जो है वो जहाज की तरह, एक झील बनी हुई है, वहाँ पर तालाब है, तो वो तालाब के किनारे बना हुआ है और ऐसी डिज़ाइन है इसकी कि आपको ऐसा लगेगा कि एक जहाज पानी में है, ठीक है। तो जहाज महल आपका मांडू में। अशरफी महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कहाँ है? मांडू में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इस नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है आपका? पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी है आपके कैलाश सत्यार्थी जी ने। लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। पॉइंट क्लियर रहेगा?
अब कैलाश सत्यार्थी की बात आई है तो थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि ये आपका अगर बात की जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर आ जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट जो इनसे संबंधित है कि एक तो इनका जन्म कहाँ हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट है आपका इनका जन्म जो है वो विदिशा में हुआ है। ये किस लिए फेमस है, तो ये एक्चुअल में आपके बाल संरक्षण कार्य करता है। मतलब जो जैसे कि बाल अपराध होते हैं या बाल मजदूरी होती है, उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। तो देखिए पहला पॉइंट आप क्लियर रखिएगा माइंड में कि बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं। ये कौन है, बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं। जन्म की बात की जाए तो 1954 में इनका जन्म हुआ है विदिशा में। पॉइंट क्लियर है, विदिशा। प्लेस आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विदिशा में। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसकी शुरुआत इन्होंने 1980 में की थी। पॉइंट क्लियर है, 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। तभी से ये कार्य कर रहे हैं बाल अधिकार कार्यकर्ता के रूप में, बाल संरक्षण के रूप में। और बच्चों से संबंधित इन्हीं कार्य के लिए, और मतलब जो बाल मजदूरी होती है उन सबको रोकने के लिए, बाल श्रम हो गया, बाल अपराध हो गए, उसके लिए जो इन्होंने कार्य किए हैं, उसके लिए इनको वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कईयों बार कि कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया है। तो ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको माइंड में रखिए। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के लिए, 2015 नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला है इनको, वर्ष 2014 में। पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कहां 57 करोड़ साल पुराने जानवर का जीवाश्म पाया गया है। अभी हाल ही की न्यूज़ है ये, कल की, कि आपका एक प्लेस है जहां पर 57 करोड़ साल पुराने जानवर का जीवाश्म पाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भीमबेटका में। भीमबेटका में आपका अब तक का सबसे पुराना, कहना चाहिए कि सबसे पुराना जो है 57 करोड़ साल पुराने एक जानवर के जीवाश्म की खोज हुई है। ठीक है, अब बात आई है भीमबेटका की। तो देखिए भीमबेटका से रिलेटेड स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट आपका कि इसकी खोज किसने की है, तो आपका भीमबेटका की जो खोज की है वो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने की है। ठीक है, ये एक पुरातत्वविद थे। तो इन्होंने भीमबेटका की खोज जो है वो 1957-58 में की है। ये अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में एक साइट विजिट के लिए गए थे रायसेन जिले के पास में। ठीक है, वहां उन्होंने भीमबेटका की खोज की। अब भीमबेटका है क्या एक्चुअल में, तो भीमबेटका एक्चुअल में क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों की गुफाएं हैं और उन गुफाओं के अंदर शैल चित्र और शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब शेल्टर टाइप आप कह सकते हैं। जैसे आप अभी आज के समय में हम घरों में रहते हैं, तो आज से कई हजारों साल पहले लोग ऐसे घर नहीं बनाते थे। वो क्या करते थे, बारिश वगैरह के समय या रात्रि के समय पत्थरों की गुफाओं में रहते थे। ठीक है, तो वैसे पत्थरों की शेल्टर बने हुए गुफाएं बनी है, और जब वो वहां रहते थे तो उन्होंने वहां पर चित्रकारी की है। तो ये शैल चित्र और शैलाश्रय आपके भीमबेटका में पाए जाते हैं, जिसकी खोज विष्णुधर वाकणकर ने की है। कब, 1957-58 में। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये रायसेन जिले के अंदर आते हैं। कौन से जिले के अंदर, रायसेन जिले। कंफ्यूज नहीं होंगे, भोपाल के पास में जरूर है, बट ये रायसेन जिले में है, भोपाल जिले में ये नहीं आते हैं। पॉइंट क्लियर है, कौन से जिले में है, रायसेन जिले में। तीसरा मैंने बताया है आपको कि शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। अब और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको यूनेस्को ने विश्व विरासत में भी शामिल किया है। अपनी विश्व विरासत की जो सूची बनाता है यूनेस्को, उसमें इसको सन 2003 में शामिल किया गया है। पॉइंट क्लियर है। तो वर्ष इंपॉर्टेंट है, वर्ष याद रखेंगे। भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है,
तो ये शामिल किया गया है आपका 2003 में। अब देखिए टोटल अगर बात की जाए तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश से 3 क्षेत्र हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो 2 और बचे, एक तो आपका भीमबेटका हो गया, बाकी के जो 2 हैं वो कौन से हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक है आपका सांची, पॉइंट क्लियर है, दूसरा है आपका खजुराहो। ठीक है, आप मुझे इनके ईयर बताइए कि ये कब कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं यूनेस्को की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाडली लक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन एवं इससे राज्य के लिंग अनुपात में वृद्धि पर आधारित बेटियां पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किस पुस्तक की बात हो रही है, ये आज ही लॉन्च हुई है ये किताब। तो बेटियां पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो सही आंसर है पी नरहरि और पृथ्वीराज सिंह, दोनों के द्वारा ये किताब लिखी गई है। पी नरहरि जो हैं वो आपके एक IAS अधिकारी हैं और पृथ्वीराज सिंह की बात की जाए तो ये एक समाज सेवी हैं। पॉइंट क्लियर है। तो इन्होंने दोनों ने ही एक किताब लिखी है बेटियां, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित कार्यान्वयन उसका कैसे हुआ और उसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में लिंग अनुपात में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए, कैसी वृद्धि हुई, किस जिले में वृद्धि हुई, किस जिले में नहीं हुई, उन सब पे आधारित ये पुस्तक है। जिसके लेखक जो हैं वो पी नरहरि और पृथ्वीराज सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहां मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के मृगनैनी शोरूम का शुभारंभ किया है। अब इसका जो सही आंसर है वो है आपका नागपुर में। कहां किया गया है, नागपुर में आज नितिन गडकरी जी ने मृगनैनी, जो कि मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की एक विक्रय केंद्र है, जिसका शुभारंभ नागपुर में किया गया है। पॉइंट क्लियर है। अब बात आई है यहाँ पर हस्तशिल्प निगम और MSME सेक्टर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। तो आपका मध्य प्रदेश में जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना जो है वो की गई है आपकी 2016 में, 5 अप्रैल 2016। ईयर डेट के साथ याद रखेंगे। MSME की स्थापना कब की गई है मध्य प्रदेश में, तो ये की गई है आपकी 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। मध्य प्रदेश मीडियम स्मॉल लघु एवं मध्यम उद्योग, मध्य प्रदेश माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। पॉइंट क्लियर है। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसकी स्थापना कब हुई है, 5 अप्रैल 2016 को। साथ ही साथ आपका बात की जाए हस्तशिल्प की बात हो रही है यहाँ पर, तो हस्तशिल्प विकास निगम की, तो संत रविदास के नाम से मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, जिसकी स्थापना कब हुई है, ये हुई है आपकी 2013 में। ठीक है, 2013 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई है, आपकी 2013 में। और इसी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के अंतर्गत आता है आपका मृगनैनी विक्रय केंद्र, जो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प शिल्पियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का, बेचने का काम करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए मृगनैनी विक्रय केंद्र की शुरुआत कब हुई है, तो ये भी 2013 से ही मानी जाएगी। इसके साथ में ही मृगनैनी विक्रय केंद्र की शुरुआत हो गई थी। और अगर हम हस्तशिल्प विकास निगम की बात हो तो ये 2013 में स्थापित किया गया है, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। और अगर MSME की बात की जाए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो ये आपकी शुरुआत हुई है 5 अप्रैल 2016 में। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेट के साथ याद रखना है, ये 5 अप्रैल 2016। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर
कौन है? ठीक है, अभी 13 फरवरी को जो आपका भारत भवन है उसका 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया भूरीबाई को। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, आप अगर करंट मतलब रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वीडियो को तो आप जानते होंगे कि भूरीबाई कौन है और अभी न्यूज में भी रही हैं ये। ठीक है, तो बात करते हैं। संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री श्रीमती भूरीबाई भारत भवन के 39वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रही। अब देखिए, उन्होंने अपनी लाइफ की कहानी भी वहां सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले जब ये भारत भवन का निर्माण हो रहा था तब वो यहाँ पर एक मजदूर के तौर पर आई थी। उसके बाद अपनी कला से अपना नाम कमाया और उनको अभी हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ संस्कृति विभाग ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। पॉइंट क्लियर है? तो बात की जाए, देखिए मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि आपका जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जो किया गया था, तो आपके 2 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, एक भूरीबाई और दूसरे कपिल तिवारी। भूरीबाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि पिथौरा भित्ति चित्रकला से संबंधित हैं ये, जिनका जन्म झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था और ये भील समुदाय से संबंधित हैं। पॉइंट क्लियर है? साथ ही साथ कपिल तिवारी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो कि आदिवासी लोक कला और लोक कलाकारों के संवर्धन के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब बात करते हैं भारत भवन की। यहां पर बात आई है, भारत भवन का उद्घाटन हुआ है, तो उससे संबंधित थोड़ा सा स्टैटिक जीके देखते हैं। तो भारत भवन जो है आपका एक सांस्कृतिक केंद्र है जहां पर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। और यह है कहां पर भारत भवन? तो यह है आपका भोपाल में, जिसका उद्घाटन हुआ है आपका 13 फरवरी 1982 को। डेट याद रखेंगे ईयर के साथ, कब हुआ है? 13 फरवरी 1982 को। और इसके जो वास्तुकार थे वो हैं आपके चार्ल्स कोरिया। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। वास्तुकार आपके चार्ल्स कोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखेंगे। पॉइंट क्लियर है भारत भवन के बारे में? 1982 में इसका उद्घाटन हुआ है, भोपाल में स्थित है और ये एक सांस्कृतिक केंद्र है। विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं आपके चार्ल्स कोरिया। पॉइंट क्लियर है? चलिए, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।